दोस्तों आजकल हमारे फ़ोन में जीपीएस होता है और जीपीएस के ज़रिए हमने जहां पहुंचना होता है उस डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाते हैं। यदि हमको रास्ता नहीं पता तो हम भटकते नहीं हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों भटकने का भी अपना ही मज़ा होता है। कभी समय मिले तो कभी साइकिल पे ज़रा जाके देखिएगा किसी ऐसी लोकेशन पे जहां का आपको रास्ता नहीं पता। कभी आपको टाइम मिलेगा तो आपको बहुत आनंद भी आएगा साइकिल पे या पैदल ऐसे सैर करते हुए, क्योंकि आप ये पाएंगे कि हर एक सड़क के एंड पे जाके आपको एक नया रास्ता दिखेगा, एक नई दिशा दिखेगी। भटकने का मजा फ्री टाइम में तो बहुत आता है, लेकिन जब हम अपने कैरियर की बात करते हैं, जहां पे जिंदगी दाव पे लगा के हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वहां पे मजा भटकने का नहीं आता। वहां पे हमारी कोशिश रहती है कि हमें कोई सलाह दे, हमें कोई रास्ता दिखाए और हमें कोई वो दिशा दिखाए जिसके जरिए हम अपने गोल को पूरा कर सकेंगे और कामयाबी की सीढ़ी पकड़ सकेंगे। दोस्तों यही एक यहां पे इस वीडियो के माध्यम से एक रास्ता आपको हमारे स्टूडेंट, हमारे होनहार स्टूडेंट आदित्य शर्मा दिखाना चाहते हैं, जिनके 130 नंबर आए थे एसए के पेपर में। एसए का पेपर जैसे आप जानते हैं बहुत जरूरी होता है, 250 नंबर का पेपर होता है। आपकी मेरिट लिस्ट में एसए के मार्क्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका रैंक लेके आने के लिए। बहुत ही कम उम्र में, 24 साल की उम्र में आदित्य ने 70th रैंक हासिल किया है ऑल इंडिया लेवल पे। और 130 मार्क्स इनके एसए में कैसे आए थे, आइए जानते हैं उसका राज। Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured All India Rank 70 in UPSC CSE 2022 and this was my first attempt. So one of the key things that worked for me in this exam has been my essay. So I've got 130 in essay and this year जो essay के scores हैं they have dropped significantly. So मेरे को काफ़ी लोग मिले selected भी 100, 105, 107. मुझे लगता है कि 130 has been a good score this year. है ना, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था एंड आई हैड नॉट बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इससे इन डेप्थ प्रैक्टिस नहीं करा था। तो मेरा जो अप्रोच है मे बी दैट वर्क फॉर मी। तो आई थिंक मैं वो थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ क्या है ना, क्योंकि ऐसे का पर्सनली मेरे को था कि जब हम लोग प्री लिखते हैं तो पहले मेन फोकस तो प्री निकालना है। फिर उसके बाद जब आए तो मैंने कहा यार चलो मेंस आ गया है, तो मेन फोकस था कि जीएस के पेपर अच्छे से करने हैं, ऑप्शनल बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, एथिक्स अच्छे से करना है। तो इन सब पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था। तो ऐसे तो मैं हार्डली 7 दिन दे पाया हूँ एसए के लिए, है ना। सो व्हाट वर्कड फॉर मी इन दो 7 डेज, तो मेरे को लगता है कि इसलिए एसए का जो शेयर करना है वो ज़्यादा इंपेरेटिव हो जाता है, या ना कहाँ से मैंने सोचा, कैसे मैंने स्टार्ट किया। तो आई विल बी डिस्कसिंग थोड़ा सा जो 2022 का पेपर है, मोटा मोटा आइडिया लेंगे कि एसए में हम लोगों ने कैसे प्रोसीड करना है, मैंने पर्सनली क्या किया था, है ना। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसए जो है हमारा फिलोसफिकल एसए आजकल मेजरली आता है, टेक्निकल एसए इतना नहीं आता। तो ऐसे के अंदर हमारी 2-3 अप्रोचेस रहती हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या रहता है, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद एन एनेक्डोट ना स्लैश स्टोरी, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स मे बी प्लस डेफिनेशन, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद अ कोट स्लैश पोएम। ठीक है, तो ये रहता है। तो अब आप मेरे से पूछो मैंने पर्सनली क्या किया अपने दोनों एसेज में। आई स्टार्टेड ऑफ विद एन एनेक्डोट स्लैश स्टोरी। कौन सी स्टार्ट की मैं बताता हूँ। और सेकंड एसे के एंड में आई रोट अ पोएम 4 लाइन की खुद से बना के, नथिंग वेरी फैंसी, वो भी डिस्कस करते हैं, है ना। सो इंट्रोडक्शन के लिए ये 3 रहते हैं। आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड दिस वन, क्योंकि दिस वुड बी लाइक अ ग्लोरीफाइड जीएस आंसर, है ना, वो हमने नहीं चाहिए। ऐसे शुड बी समथिंग जो एग्जामिनर को पढ़ के मन करे उसको और आगे पढ़ने का, है ना, अंडरस्टैंड करने का, उसको हम लोग लीड करना है अपने ऐसे पढ़ने में। वो नहीं ऐसे पढ़ेगा एवरेज से मार्क्स दे देगा और आगे चले जाएगा, उसका क्या है। तो वी वांट हिम टू रीड द एसे, है ना। सो इसलिए हम थोड़ा सा एंगेजिंग बनाएंगे उसको, स्पेशली इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, देन वी हैव आवर बॉडी। अब बॉडी ऑब्वियसली एक तरीका होता है कि डायमेंशन जनरेट करना, एक होता है क्रोनोलॉजिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली अप्रोच, है ना। एक होती है इन पर्सपेक्टिव बेस्ड, इंडिविजुअल, सोसाइटी, है ना, नेशनल, मे बी इंटरनेशनल लेवल। तो इसको हम बोलेंगे पर्सपेक्टिव बेस्ड, इसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी बेस्ड। और पर्सनली मेरा क्या होता था कि मेरा मेजरली डायमेंशन बेस्ड रहता था,
जो मेरी अप्रोच रहती थी वो थी ये। इसके अंदर हमारा है ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, है ना, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, मॉरल स्लैश एथिकल और हिस्टोरिकल। तो इन डायमेंशंस के अंदर हमने दोनों प्रोज और कॉन्स इनको डिस्कस करना है अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखने दोनों चीज़ों के, ठीक है। फिर कई बार क्या होता था कि जैसे अगर मैं एथिकल बात बोल रहा हूँ तो मैं पहले इंडिविजुअल लेवल पे बताता हूँ, फिर मैं नेशनल लेवल पे बताता हूँ, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें क्रोनोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग पहले पास्ट की थोड़ी सी बात कर लेंगे, फिर प्रेजेंट की कर लेंगे, फिर थोड़ी सी फ्यूचर की कर लेंगे। तो ये जो सारे मेरे क्रोनोलॉजी है और पर्सपेक्टिव है, ये डायमेंशन के अंदर मिक्स होकर ऐसे के अंदर आते थे ऑर्गेनिकली। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा मैकेनिकल डिवीजन कर रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कंक्लूजन की बात आती है। कंक्लूजन की जो बात आती है उसके अंदर हमारी एक चीज होती है कि जो स्टार्टिंग वाला एनेक्डोट है ना या स्टोरी है, उससे लिंक करना है उसको। कि अगर जैसे मैंने यहाँ से ये स्टोरी मैंने स्टार्ट करी थी, ये मेरी बॉडी आ गई इससे कि ये मेरा कंक्लूजन आ गया, तो क्योंकि मैंने कंक्लूजन के अंदर अपना स्टार्टिंग को थोड़ा सा मेंशन किया है, तो एग्जामिनर का चाहे ना चाहे थोड़ा सा जो दिमाग है वो दोबारा वहां पे जाएगा कि अच्छा इसने तो ऐसे ऐसे स्टार्ट किया था, और अनजाने में उसका पूरा ऐसे उसके दिमाग में स्किम थ्रू करेगा, तो ही विल फील अ लिटिल मोर होलसम। तो आपका ऐसे थोड़ा और होलिस्टिक सा उसको फील होएगा और वो शायद 3-4 नंबर एक्स्ट्रा लगा दे। थोड़ी सी हम वो वाली बात करेंगे। दूसरा है कि इसके अंदर हमने वे फॉरवर्ड टाइप वाली बात तो करनी ही है, और लास्ट बात है कि इसके अंदर हम लोग पोएम या कोट तो जरूर डालेंगे जहाँ पॉसिबल है, ठीक है। सो ये ओवरऑल मेरा एस्से का तरीका रहा था अटेम्प्ट करने का, है ना। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने एस्से के पहले 10 से 15 मिनट लगाने हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एस्से के एक पेपर में 12 पेज होते हैं, 2 एस्सेज हो गए 24 पेजेस, जीएस के एक पेपर में 50 पेजेस होते हैं, तो एस्से इज वर्चुअली हाफ। तो मतलब एस्से के अंदर हमारा थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, तो हम लोग इसके अंदर क्योंकि टाइम कम लगेगा तो वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो अगर हम लोग 10 से 15 मिनट एक ऐसे को ब्रेनस्टॉर्म करने में लगा रहे हैं तो नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है, क्योंकि ऐसे तो जल्दी लिख हो जाता है, एक बार आपको बस पता हो कि लिखना क्या है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख दिया ऐसे का टॉपिक, जो पीछे रफ शीट दी है, प्लीज पहले ऐसे के पेजेस काउंट कर लेना। कई मेरे दोस्त हैं उनको लगा कि यार कोचिंग्स में कईयों में 14-15 पेजेस का ऐसे देते हैं वो, तो 14-15 पेज हो गए, 7वें 8वें पेज पे पहुंच के बोलते हैं कि हाँ चलिए यार अब हम सेकंड पार्ट को एड्रेस करते हैं ऐसे के, देखा तो 3-4 पेज ही रह गए, तो वो फंस गए, है ना। इससे मजा नहीं आया, नंबर कम आ गए। तो कई लोगों ने रफ शीट भी लिख दिया, गलती से देखा नहीं वो रफ शीट है। तो थोड़ा सा काउंट करके स्ट्रेटेजाइज करके चलना है, कामली पेशेंटली, कोई पेपर भाग नहीं रहा है, दिमाग लगा के ऑन द स्पॉट क्लैरिटी रख के पेपर करना है। अगर आपने पहले ज्यादा एसेस प्रैक्टिस करे भी नहीं है, नो वरीज एट ऑल, क्योंकि एस्से का जो टॉपिक होगा वो हमेशा ऑन द स्पॉट आएगा, हमेशा रैंडम आएगा। तो आपको जितना आता है आप उसको अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करो कि ये मेरे एस्से का टॉपिक है, मैं पॉलिटिकल सोचूंगा हाँ ये लिखना है, एथिकल में हाँ ये लिखना है यार, सोशल में हाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की ये रैंक है ये लिखूंगा मैं, एसडीजी में ये परफॉर्मेंस है ये लिखूंगा मैं, हाँ ये सिविल सर्वेंट ने ये अपना सोशल एंगल में बहुत अच्छे से ये काम किया हुआ था, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल है, एथिकल है, तो ये सारे जो मेरी पेज में हिस्टोरिकल में, हाँ यार हुमायूं के एग्जाम्पल शुरू कर सकता अकबर से, हाँ यार इसके अंदर ये वाला जो कोट है वॉर्स वाला ये वाला अच्छा चल जाएगा, है ना। इसके अंदर ये और एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट का याद आ गया, मैं ये लिखूंगा, अच्छा ये वाली गवर्नमेंट स्कीम्स हुई थी इसके लिए। तो ये सारा मैंने यहाँ पे ऐसे करके ब्रेनस्टॉर्म कर लिया पहले 10-15 मिनट लगा के। वंस आई एम डन विद दिस प्रोसेस, देन आई विल गो कि हाँ यार इस वाले को पहले लिख देते हैं, फिर इसको लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा, फिर इसको लिखूंगा। फ्रेमवर्क, लेआउट, चार्ट कर लिया है। फिर मैं क्या करूंगा कि बार बार मैं अपने जब ऐसे मैंने लिख लिया ये वाला डायमेंशन, फिर मैं वापस पीछे आऊंगा देखने के लिए कि कुछ या कुछ और याद तो नहीं आ गया, है ना। देन आई विल गो फॉर इट, ठीक है। अब मैं जैसे 2022 का पेपर ही आपको दिखाता हूँ कि क्या उसमें बात थी। तो अब जैसे ये थे 4 टॉपिक्स ना, अब मेरे सामने आ गए, तो मैंने कहा यार अब इनमें से कोई चूज करना है। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, अच्छा टॉपिक है बट थोड़ा सा नैरो है। एक तो फॉरेस्ट है, ऊपर से केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, ना सोशल ना कुछ और, इकोनॉमिक ही बोल दिया। अब इसके अंदर आप जनरेट जरूर कर सकते हो, पर कहीं ऑफ द टॉपिक ना लगे वो बात, चलो कोई बात नहीं, वी विल कंसिडर दिस। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा टॉपिक है बट अगेन ऐसा है कि इसकी कोई ज्यादा अलग इंटरप्रिटेशन ना हो। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत सारे पोएट्स याद करने हैं, पर हो सकता है पोएट्स को रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये वाला मैंने टॉपिक सोचा कि यार इतना ज्यादा इसके बारे में नहीं पता है, तो जस्ट लेट इट बी, है ना। तो आई जस्ट लेट इट बी कि कोई बात नहीं, टॉपिक तो मोटा मोटा समझ आ गया था कि, है ना, कि पोएम्स के अंदर से जो बातें हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज रहती है, इतनी ज्यादा विजडम रहती है पुराने जमाने से आज तक की, कि जो भी हम लोग अपनी आजकल के लॉज वगैरह बना रहे हैं या जो लोग भी हम सेल्फ वेलफेयर के लिए कुछ भी बात करने की स्कीम लेके आ रहे हैं, वो सारे कहीं ना कहीं मेंशन होंगे पोएम में। हम इसको डायमेंशन में एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते थे, बट अगेन इतना मेरे को नहीं पता था, लेट इट बी।
हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। अगेन अच्छी बात है, इसके अंदर हम बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा हमारा पास्ट में रह जाएगा, हम प्रेजेंट और फ्यूचर में लेके आ सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। चलो कोई बात नहीं, वी विल कंसिडर दिस। शिप इज सेफ इन हार्बर, इज शिप इन हार्बर सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर। इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार, अगर मैं अपने यहाँ कंफर्ट जोन में बैठा हूँ ना, मैं अगर एक शिप हूँ, ऐसे मैं बैठा हूँ अपने कंफर्ट जोन में ना, तो इट कुड बी पॉसिबल कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कंफर्टेबल हूँ मैं ना, तो बट मैं वेव्स में जब तक नहीं जाऊंगा तो मुझे अपना एक तो पोटेंशियल रियलाइज नहीं होएगा, और मेरी जो लाइफ में आने का जो मेरा पर्पस है वो कभी मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वी शुड गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, और जिसके लिए हम लोग बने हैं जीवन में वो वाली चीज हमें करनी चाहिए। तो इजी टू अंडरस्टैंड। तो मुझे उसी टाइम देख के पता चल गया था यार, काफी लोग इस पे लिखेंगे। फिर मैंने सोचा, देखो यूपीएससी ने दिया है हमें ऑप्शन, यूपीएससी ने ये नहीं बोला कि आपने यार इसी पे लिखना है ना, या कि उस पे लिखो जिस पे कम बंदे लिख रहे हैं मैं ज्यादा नंबर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। यूपीएससी ने कहा जिस पे आपको ज्यादा आता है उसके ऊपर आप ज्यादा लिखो, है ना। सो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, इसमें मुझे ज्यादा आता है मैं ज्यादा लिखूंगा, कोई बात नहीं, बाकी से बेटर लिख लूंगा थोड़ा सा, है ना। तो ये वाली बात है, मैं इस चक्कर में पोएट्स वाला टॉपिक उठा देता है, एग्जामिनर को मजा ना आता, वो मुझे दे देता है एक ऐसे में, भाई ऐसी कितने नंबर दे देता है एक ऐसे में, मुझे वो दे देता है कि भाई ले 40 नंबर जा ना, टोटल 80 मार्क्स आए थे, ऐसे में मैं बोलता कि यार मजा नहीं आया। फिर इससे तो मैं अच्छे टॉपिक बिल्कुल जिसमें मुझे आता है ना, तो ये वाली बात है। सो मैंने ये वाला टॉपिक इसलिए चूज किया। अब दूसरा वाला हमारा आ गया, है ना, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। वेरी इजी टॉपिक, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, है ना। जब तक आपके पास टाइम है प्रोएक्टिवली काम कर लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। हाँ, सेम मिस्टेक दो बार नहीं हम लोग करेंगे, एक बार गलतियों से सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और भी बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं इसकी। कुड हैव बीन रिटन, अ स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। ठीक है, पॉजिटिव कॉनोटेशन इसका कुछ हो सकता है, कुछ नेगेटिव कॉनोटेशन हो सकता है ना। तो स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज, मतलब ठीक है, अगेन तो बहुत सोचने वाली बात है। एक चीज आपने याद रखनी है, अब आप कभी ऐसे में ये मत सोचना यार ये किस फिलोसफिकल थिंकर की लाइन है, इस ग्रेट पर्सनालिटी की लाइन है, क्योंकि नाम मेरे को पर्सनली पता भी नहीं है, और मेरे को पता होता भी तो भी मैं लिखूंगा नहीं। ये इसका आंसर तो है नहीं, ऐसे का है। अगर उसको बताना होता है कौन ऑथर है तो वो लिख देता। एथिक्स के पेपर में वो लिखता है कि भाई ये किस व्हाट डज दिस कोट मीन, वो कोर्ट वाले बंदे का नाम भी लिखता है कि उसकी आइडियोलॉजी से लिंक करके आप अपना आंसर लिखो। इधर नहीं लिख रहा, इधर है कि खुद लिखना है। तो नहीं बताओ तो अच्छा है किसने लिखा है ना। तो ये जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। अगेन ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, नेगेटिव सा है कि मेरे पास चॉइस है, अभी भी मैं कुछ कर रहा हूँ, पर जरूरी नहीं है दोनों ही ठीक हो। क्या पता कोई नया क्रिएटिव इनोवेटिव सोल्यूशन ही हो। पॉजिटिव भी है ना, हम लोगों को एक नया क्रिएटिव इनोवेटिव चॉइस भी हमें लेके आना चाहिए सामने। इसमें सिविल सर्विस का भी एग्जाम्पल लेके आ सकते हैं कि उसको बोला कि यार ये वाली हमने जो है जो पॉन्ड है इसको साफ करना है, या तो खुद कर लो किसी और से करवा दो पैसे देके। तो उन्होंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल है ना, कोई स्कीम है, बिरयानी रख दी कि यार आके बिरयानी खा जाना, पॉन्ड साफ कर जाना, इनोवेटिव सोल्यूशन। इन दोनों में से कोई सही नहीं था, तो मतलब ऐसे करके कुछ भी आप इसको एक्सट्रापोलेट कर सकते थे। बट अगेन इट वाज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट टू राइट ऑन, इट वाज नॉट समथिंग आई वुड वांट टू राइट ऑन, दिस वाज आल्सो नॉट समथिंग आई वुड हैव रिटन ऑन। तो आई जस्ट चोज दिस। मुझे पता था इस पे बहुत लोगों ने लिखा होगा, बट कोई बात नहीं, आई कुड राइट द बेस्ट ऑन दिस, so I chose this. Now we will go towards what I actually did when I started off with it. तो अब इंट्रोडक्शन था, तो आपको जैसे पता है कि मैं हमेशा जो इंट्रोडक्शन है वो बड़ा वो करके लिखता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन था है ना कि शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर। तो पहले आराम से मैंने 10-15 मिनट लगा के पूरा ब्रेनस्टॉर्म करा उसको कि क्या करना है, अपना स्टार्टिंग का एनेक्डोट भी ब्रेनस्टॉर्म करा। अब मेरी यार एक ही लिस्ट थी एथिक्स में ना, मैंने बना रखी थी कि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो मुझे लग रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट बंदे थे जो मुझे लग रहा था कि वो इंपॉर्टेंट है ना। सो उनमें से एक पर्सनैलिटी जो मैंने याद करी हुई थी वो थे डॉक्टर रवि कनन। असम में डॉक्टर थे, कैंसर स्पेशलिस्ट थे। असम में फ्लड्स आया, असम में कोविड आया, तो वो घर पे बैठे हुए थे। अब वो घर पे बैठ सकते थे आराम से, उनको सैलरी वगैरह आ रही थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने क्या करा, घर पे खुद से मेकशिफ्ट बोट्स बनाई लकड़ी, फिर उसमें वो खुद जाते थे डोर टू डोर, और जो अपने पेशेंट्स थे उनका वो ट्रीटमेंट करते थे कि उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फ्लड्स में वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो है ना, वो घर पे आराम से इजीली बैठ भी सकते थे, है ना। सो दैट मीन्स द शिप दैट इज डॉक्टर रवि कनन, ही वाज सेफ इन द हार्बर, दैट वाज एट होम, बट दैट इज नॉट व्हाट ही वाज फॉर, है ना। सो ऐसे करके मैंने अपना स्टार्ट करा। तो ऐसे का जो मेरा पहले का 1.5 पेज था, दैट वाज ऑल अबाउट ये वाला जो मेरा स्टोरी चल रहा था, है ना। सो मैंने उसको एनालॉजी से रिलेट करा और मैंने लिख दिया
जैसे डॉक्टर रवि कनन बैठे थे, उनको लगा कि यार ऐसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है जॉब करने के लिए, मैं जिस पर्पस के लिए डॉक्टर बना था आई एम नॉट एबल टू अचीव दैट। तो उन्होंने खुद बैठ के मेक रिपोर्ट्स बनाई, ऐसे करके मैंने पूरा बताया और मैंने करा। तो नाउ दिस इज एग्जैक्टली एप्टली लिंकिंग टू द टॉपिक ऑफ आवर एसे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बेटर हो गया, मेरे को लगा कि एग्जामिनर को पढ़ के आगे पढ़ने का मन करा होगा। इसके बाद मैंने डायमेंशन जनरेट करने शुरू कर दिए। हिस्टोरिकल डायमेंशन आ गया ना, कि गांधी जी से स्टार्ट किया। गांधी जी तो थे साउथ अफ्रीका में थे, बहुत अच्छा बूमिंग प्रैक्टिस चल रहा था, बहुत अच्छा लॉ का काम कर रहे थे, क्या जरूरत है पार्थिव को करने की। बट उन्होंने कहा कि मेरा पर्पस लाइफ का बड़ा है, दैट इज नॉट व्हाट आई एम फॉर, कि लॉ का ही काम करूं। मैंने इंडिया आए, बाहर से पढ़ के आए थे, बहुत अच्छा लॉ का प्रैक्टिस कर सकते थे, फिर भी उन्होंने पूरे भारत का दर्शन किया, है ना। हर जगह घूमे वो, उन्होंने देखा कि है ना कैसे कैसे एक एक जगह पे कैसे कैसे दिक्कतें आ रही है लोगों को, और उन्होंने कैसे हमारे अल्टीमेटली मेट्स लेके आए, है ना। एनसीए, क्विट इंडिया, ये सब, और इंडिया को इंडिया, भाई क्योंकि उन्हें पता था उनका पर्पस ज्यादा बड़ा है। तो सिमिलरली मैंने और हुमायूं का भी एग्जाम्पल इसके अंदर डाल दिया कि ठीक है, वो जब वो हार गया था, है ना, शेरशाह से चला गया था वो बाहर, वहां पे ईरान में शाह था, मस्क के साथ वो रह रहा था, वहां पे उसका ठीक चल रहा था। बट उसने कहा यार मेरा पर्पस है कि मैं अपनी जो जनता है उनके लिए काम करूं, मैं वो अपना किंगडम वापस हासिल करूं, वो मेरा एक ब्रॉडर पर्पस है लाइफ का, मैं यहाँ बैठ के रिलैक्स तो कर सकता हूँ। अलाय के साथ बैठा है, वो चिल करता, वो एज भी हो गई थी, बट स्टिल उसने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। उसको वापस गया, वो लड़ा, वो जीता, और उसने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने एग्जाम्पल्स बिल्ड किए, ये हिस्ट्री के थे। अब मेरे को मेन चीज, काफी लोग मुझे पूछते हैं कि इंटरलिंकिंग कैसे करनी है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ ना विमेन की, कि है ना ये इलेक्शन में वोटिंग में ये है, उनको करना चाहिए, ज्यादा हमें पोटेंशियलाइज करना चाहिए, मैं बोलूंगा दिस प्रॉब्लम डज नॉट सोनली एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल स्फीयर बट इन द सोशल वन एज वेल। अब अगले पैराग्राफ मेरा पूरा सोशल स्फीयर के ऊपर होगा विदाउट मेंशनिंग द वर्ड सोशल, है ना। तो ऐसे करके हमने सटल सी इंटरलिंकेज करनी है जहां पे भी पॉसिबल हो, है ना। या फिर अगले में आप कहीं कभी भी आप स्टार्ट कर दो, दिस इशू कैन बी फर्दर एक्स्ट्रापोलेटेड टू द एथिकल डोमेन, जहाँ पे ऐसे करके वो है। और हम कहीं पे ऐसे नहीं लिखेंगे पॉलिटिकली, है ना, सोशली, इकोनॉमिकली, नहीं, ये सब बातें नहीं, हम तो उसको सटली कहीं कहीं बात डालेंगे। हर 2-3 पैराग्राफ के बाद रीअश्योरेंस दे देंगे कि हाँ हम लोग टॉपिक में लिंक कर रहे हैं, है ना। कि जैसे मैं अगर एथिक्स वाला डायमेंशन लिंक करूँ, या जैसे इस वाले में हमने यूज किया शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर, एनवायरमेंटल डोमेन में हम लोग आ चुके हैं। अब मैं बोलूँ कि इंडिया को हम लोग देख लें, अगर है ना, वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ, है ना। कि इंडिया को क्या दिक्कत थी कि वो पंचामृत इतना, है ना, लॉन्च करता। हम लोग अपना कार्ड प्ले करते रहते हैं, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, पहले डेवलप्ड कंट्री करेंगे फिर हम लोग करेंगे, तो जरूरत थी पंचामृत करने की, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी आर देयर फॉर। रीअश्योर कर दिया हम अभी टॉपिक से लिंक्ड है। इंडिया ने पंचामृत निकाला क्योंकि इंडिया ने कहा यार हमारे को सिर्फ जस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और किसी से आगे करने वाली बात नहीं है ना। वी हैव टू रियली मूव फॉरवर्ड ऑन अ बिगर स्केल, है ना। हम लोगों को वर्ल्ड के लिए, ग्लोब के लिए काम करना है, तो है ना, ये वाली बात करके इंडिया ने जो था अपना काम किया। इंडिया ने अपना पंचामृत निकाला, हम लोगों ने अपना कार्ड नहीं प्ले किया, क्योंकि वी आर मोर कंसर्न अबाउट वर्ल्ड, वी आर मोर कंसर्न अबाउट क्लाइमेट, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एज कम्पेयर टू दी स्मॉल एंट्री की। तो इंडिया ने अपना रोल प्ले किया एज अ ग्लोबल पावर, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर देयर फॉर। तो यहाँ पे हमने इन्वायरमेंटल डोमेन ले आए हैं हम लोग, हाँ? तो ऐसे करके हमने इंटरलिंकेजेस करनी है, ऐसे हमने डायमेंशन जनरेट करने हैं। अब जब कंक्लूजन आ रही है मेरा शिप इज सेफ इन द हार्बर वाले की, तो वहां पे मैं क्या मेंशन करूंगा, वी शुड लर्न फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ पद्मश्री डॉक्टर रवि कन्नन। हियर आई हैव मेंशन डॉक्टर रवि कन्नन को पद्मश्री, और ऐसे ऐसे हमने ये करके आना है ताकि, और फिर हम लोग एक कंक्लूजन में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और वो कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इंडिया का एग्जांपल देंगे कि कैसे इंडिया जो है हर डोमेन में अपने आप को एक्सीड कर सकता है, अपने आप को आउटशाइन कर सकता है। हम अगर एज इंडिविजुअल्स अपने आप को एक्सीड करेंगे, अपने अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो हम लोग काफी बेटर कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने ठीक है। तो अब सेकंड एस्से था, जैसे द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इसके ऊपर एनेक्डोट ढूंढना, बट अगेन मैंने क्या किया कि मेरे को एक स्कीम मैं उस दिन सुबह सुबह पढ़ के गया था, दैट इज द माई विलेज माई फॉरेस्ट स्कीम, जहाँ पे वो लोग जो है पेड़ उगा रहे हैं मियावाकी मेथड से, और ये स्कीम स्टार्ट हुई है फाजिल्का में। सो टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, तो मतलब प्रोएक्टिवली काम करना है। सो मैंने क्या किया, जब हमारा मेंस हो रहा था सितंबर में, तो उस टाइम अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए थे। अब मेरे दिमाग में ये करंट अफेयर था, ऊपर वाला वो करंट अफेयर था। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि सुरेंदर है एक फार्मर जो फाजिल्का में है, तो आज सुबह उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसने रेडियो सुना, उसको काफी चिंता सी हो गई कि यार पाकिस्तान में फ्लड्स आ गए हैं। उसको चिंता क्यों हुई कि जो फाजिल्का का बॉर्डर है वो बिल्कुल पाकिस्तान से टच होता है, तो उसको डर लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान का जो फ्लड्स का पानी है वो परकोलेट करके कहीं इंडिया में ना आ जाए।
है ना। सो इसलिए उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो उसने क्या किया, अपने साथ अपने फार्मर्स हैं भाई बंधु, बातचीत करी, नहीं यार ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं यार, हम लोग बात करते हैं। तो लोकल ब्यूरोक्रेसी से बात करी। लोकल ब्यूरोक्रेसी बहुत सिंपैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उन्होंने मिलकर एक स्कीम निकाली, माई विलेज माई फॉरेस्ट, जो कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे वो पेड़ उगा रहे हैं मियावाकी में से। अब क्योंकि उन्होंने पेड़ों से उगा के बॉर्डर बना लिया है, तो उनको खतरा नहीं है कि कल को अगर पानी अंदर पर्कुलेट हो भी जाएगा तो इतना आ ही नहीं पाएगा। तो सुरेंद्र की सब सेफ है ना। वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकता है, वो अपने बेटे को साइकिल दिलवा सकता है, वो जो भी कर सकता है कर सकता है। तो दिस इज एन एक्चुअल स्कीम। पाकिस्तान फ्लड्स वर एन एक्चुअल थिंग। तो करंट अफेयर्स को लिंक करके हमने अपना एक एनेक्डोट बना लिया है। तो दिस हैज टू बी समथिंग क्रिएटिव। अब ऐसा नहीं है मैं घर से याद तैयार करके गया था ना, ये एनेक्डोट लिखूंगा, मैं ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में जो स्ट्राइक किया मैंने लिख दिया। तो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, यू हैव टू बी क्रिएटिव। घर से नहीं इतना रट्टा मार के जाना है, ऐसे में किया मैंने, ऐसे आया तो ऐसे ही स्टार्ट करूंगा। तो ये वाला इशू हमेशा रहता है। तो ऑन द स्पॉट हमें क्रिएटिव रहना है। द की इज टू बी काम देयर, टू बी कूल देयर, टू बी कलेक्टेड देयर। स्टार्टिंग में अपना ब्रेनस्टॉर्म करना है 10-12 मिनट, अच्छे से एनेक्डोट सोचना है। बहुत देर भी नहीं लगानी है, बट है ना, इतना टाइम लगाना है। और ऐसे के दोनों टॉपिक्स पहले ही सिलेक्ट कर लेने, सेक्शन ए और बी के। क्योंकि होता क्या है, जब मैं अपने सेक्शन ए का ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा माइंड बी का भी ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट कर देता है कि उसे ऐसे भी लिखना है। दूसरा है कि अगर मैंने कुछ एग्जांपल्स याद करे हैं और मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा नहीं यार ये वाला एग्जांपल ना एस से सेकंड एस में ज्यादा बेटर रहेगा, तो लेट्स नॉट यूज इट हियर एंड वी विल यूज इट देयर। तो हमारा थोड़ा सा रिसोर्स रैशनलाइजेशन हो जाती है हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी। तो ये वाला बेनिफिट है कि हम लोगों को क्यों दोनों टॉपिक्स पहले चूज कर लेने चाहिए। फिर ये मेरा बिगिनिंग था ना। फिर इसके बाद मैंने अपना ऐसे स्टार्ट किया है ना कि मैं धीरे धीरे डायमेंशन बिल्ड करता रहा कि कहाँ कहाँ हमें पॉलिटिकली कैसे हम लोग अपना टाइम रूफ रिपेयर कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी हम लोग कैसे जो है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म में भी टाइमली लेके आ सकते हैं, इंडिया ग्लोबल साउथ की तरह एक्ट कर सकता है। एथिक्स का डायमेंशन पर्टिकुलरली मुझे याद है, उसके अंदर मैंने क्या किया था या ना, मैंने बोला था कि जैसे एज इंडिविजुअल्स अगर हम अपने अंदर का जो मॉरल कंपस है उसको अगर हम लोग राइट कर दें इस टाइम पे, तो जो अभी सन है जो एथिक्स का शाइन कर रहा है, कल को अगर हमारा जो कलयुग आ जाएगा, डार्कनेस ऑफ कलयुग आ जाएगी, तो उससे पहले अगर हम अपना मॉरल कंपस राइट कर लेंगे, जो सन ऑफ एथिक्स है वो रिमेन करेगा शाइनिंग। ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा एथिकल डायमेंशन मैंने इंडिविजुअल लेवल पे लिंक करके इसके अंदर डाला था। उसके अलावा कई कुछ आप कर सकते हो, है ना। इसके अंदर आप लिखो साइबर डोमेन है, हम लोग डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो साइबर सिक्योरिटी को सशक्त करो अपना, जब तक कल को भाई अगर ये WannaCry, रैंसमवेयर ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं और ज्यादा ना आ जाए कहीं पे, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं जब तक सनशाइन कर रहा है अभी डिजिटाइजेशन। उसके अलावा क्या हो सकता है, कोविड इतना बड़ा एग्जांपल है कि जैसे कोविड हमने देख लिया कि इतनी दिक्कत आई थी, हमने पहले इतने ज्यादा मेजर्स नहीं लिए थे तो कोविड में दिक्कत आ गई थी। बट फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव में जब हमने थोड़ा सा हेल्थ को डिसेंट्रलाइज कर दिया, स्टेट्स को थोड़ी सी ज्यादा डेवल्यूशन कर दी थी पावर्स की, रिसोर्सेज बेटर मोबिलाइज करते, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा ली थी, है ना, ट्रेनिंग बेटर कर दी थी, तो हमारे सेकंड वेव में कितना कम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हुआ है वेव 1 से। तो है ना, ये वाली बात है। तो अब फ्यूचर में अगर ऐसा कोई पैंडेमिक आएगा तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड इफ वी आर नॉट देन वी शुड बी मोर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो ऐसे करके हर एक डायमेंशन में आप लिंक करो, हर एक चीजों के ऊपर आप बात करो, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो इसके एंड में मैंने 4 लाइन की बात कर ली थी, है ना, कि फिर टाइम टू रिपेयर द रूफ में भी आप पहली लाइन लिख दो, है ना, कि थोड़ा सा आप जेनेरिक सी बात कर दो। एंड में आपका अगर वर्ड है सॉरो, तो उसके बाद बस आपने कुछ नहीं करना, अगली लाइन का एक वर्ड सोच लो, टुमारो। फिर थर्ड लाइन एक सोच लो, उसका जो राइमिंग वर्ड है वो सोच लो, और फिर उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग से लाइन बिल्ड कर लो। तो है ना, जो आपका पोएम का पार्ट है दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बार प्रैक्टिस करने वाली बात है बस, एंड वंस यू डू इट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा एनेक्डोट जो है अपना स्टार्टिंग में आप यूज करो जहां तक पॉसिबल है ना। बीच में डायमेंशन जितने जनरेट कर सकते हो करो, जितने ज्यादा एग्जांपल्स लिख सकते हो ऐसे में वो करो। एक अगर आपको थोड़ा सा रूल ऑफ द थंब मैं बता दूं, मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू कि हमें हमेशा ऐसे ही करना है बाय द बुक, बट व्हाट इज लुक्स गुड इज कि एक पेज में आपके 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, हर पैराग्राफ में 1 या 2 एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ऐसे में थोड़ा सा नीटनेस रहता है, थोड़ा सा वो है। एक टॉपिक और है, लोग बोलते हैं कि सब हेडिंग्स में डिवाइड करना चाहिए ऐसे को, कि नहीं, पर्सनली मेरा प्लान था एक में करूंगा एक में नहीं करूंगा, पर टेक्निकल एसेज में ज्यादातर बेटर है कि कर लिया जाए, है ना। कैसे कि साइबर सिक्योरिटी बून और बेन, साइबर सिक्योरिटी 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, है ना, ऐसे ऐसे करके कर लेंगे। साइबर सिक्योरिटी प्रॉमिस और पेरिल, तो ऐसे करके हम लोग जो है अपना ये डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा ओवरऑल रहा था स्ट्रेटेजी। इसके अंदर आई वुड रिकमेंड आप टॉपर्स की कॉपीज बहुत अच्छे से पढ़ो,
एग्जाम्पल्स जहां से मिल रहे हैं उठाओ, टॉपर्स की कॉपीज में एग्जाम्पल है वो उठा के डाल दो, उनका कोई टेम्पलेट अच्छा लगता है वो यूज करो, है ना। अपनी तैयारी को बहुत डायनामिक रखो, मॉडल एसेस पढ़ो, है ना। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर यूजफुल। यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी से एसेस प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा भी नहीं करने के लिए ऐसे ही लिखे जा रहे हैं, बट हाँ एक मिनिमम अमाउंट के करने हैं। सब हेडिंग्स मैंने जैसे आपको बता रहा था, तो मैंने अपने दोनों एसेस में वहां जाके नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगा नहीं कि सूटेबल है वहां पे सब हेडिंग्स बनाना। तो है ना, दैट इज व्हाट ऐसे इज ऑल अबाउट। अपनी क्रिएटिविटी यूज करना, डायमेंशन जनरेट करना, एग्जांपल्स यूज करना, स्टार्टिंग में बढ़िया सा एनेक्डोट देना, एंड में पॉसिबल है तो पोएम या कोट लिखना, है ना, और इंट्रोडक्शन को अपने कंक्लूजन के साथ लिंक करना। तो दैट इज ऑल अबाउट ऐसे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना कोई हैवी काम नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा वोकेबुलरी हम बिल्ड करेंगे अपनी, थोड़ा सा टॉपर्स की कॉपीज देखेंगे और अपना ऐसे को एनहांस करेंगे, और बिना घबराए पेपर में कामली बैठेंगे, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट पहले ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, लेआउट बनाएंगे, फिर आराम आराम से प्यार प्यार से ऐसे लिखेंगे। ट्राई करेंगे कि ये 1.5 घंटे में आधा एक ऐसे हो जाए, अगले 1.5 घंटे में हो जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऐसे दैट आई वांटेड टू से, है ना। सो आई होप आपको कुछ भी इंसाइट मिला हो, कुछ बेनिफिट मिला हो आपको, है ना। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। तो आपने सुना आदित्य की कहानी को, और आपने सुना कि क्या रणनीति आदित्य ने अपनाई थी टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एसे। 130 आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वाज अ वेरी गुड स्कोर कंसिडरिंग द कंपटीशन इन 2022। फ्रेंड्स, आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 31 जुलाई को मैं एसे का बैच 2 शुरू करने वाला हूं। देखिए, हमको बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एसे का बैच निकालें, एसे का बैच बहुत सारे बच्चों को पसंद आया, बैच 1 में बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज बहुत सारे बच्चों का जो फियर था फिलोसॉफिकल एसेस को अप्रोच करने का, वो दूर हो चुका है। दोस्तों, ये इनविटेशन मैं आपको ऑफर करना चाहता हूं। यदि दोस्तों आप भी इच्छुक हैं और आप भी अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते कि आप भटके किसी रास्ते पे, तो आइए जुड़िए इस एसे प्रोग्राम में। ये कॉल है उन बच्चों के लिए जो कि 2024 में अपना अटेम्प्ट देंगे, चाहे वो पहला है, चाहे वो दूसरा है, या चाहे वो छठा है। एसे का पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा मेंस के एग्जाम में। तो मैं आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया हूं, जहां पे आपके पास कंटेंट लेक्चर्स भी रहेंगे वीडियो फॉर्मेट में, थीमेटिक बेस्ड एसेस में और फिलोसॉफिकल टॉपिक्स बेस्ड एसेस में। दोनों ही टॉपिक्स के ऐसे आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे। यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं दोस्तों, तो आप पर्सनलाइज मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टेंटली अपने डाउट्स रिजॉल्व करा सकते हैं, और जूम सेशंस के जरिए हम खूब सारी बातचीत करेंगे और समझेंगे नए तौर तरीके ऐसे में मार्क्स ज्यादा लेके कैसे आए जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि यहां पे पीरियोडिकली आपको एक्सरसाइजेस दी जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, एंड आप यहां पे 2 सेक्शनल टेस्ट और 3 एसे के फुल लेंथ टेस्ट भी देखेंगे। यानी कि अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स, अपार्ट फ्रॉम द वीडियो टॉपिक्स, अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट लेक्चर्स जो कि एसे के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जो जो टॉपिक्स आपको टेस्ट में दिए जाएंगे। अब देखिए, टेस्ट में तो क्या होता है ना कि हम एक ही टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हैं। अगर हम यूपीएससी फॉर्मेट की बात करें, फुल लेंथ टेस्ट में तो सेक्शन ए में एक टॉपिक अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन बी में एक टॉपिक अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन भी आपके साथ किया जाएगा। यानी कि अगर फुल लेंथ टेस्ट में आपके साथ 8 टॉपिक्स शेयर किए जाते हैं ऑफ एसे, जिसमें से आपने कोई भी 2 टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए में से एक, सेक्शन बी में से एक, डिस्कशन आपके साथ 8 के 8 टॉपिक्स का ही किया जाएगा। तो चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट फिलोसॉफिकल टॉपिक्स का है, या चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट थीमेटिक टॉपिक्स का है, पूरा डिस्कशन, पूरा एनालिसिस लाइव किया जाएगा यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं। दोस्तों, मेंटरशिप प्रोग्राम की कीमत है 6750। आप अगर कूपन यूज करते हैं IAS टॉपर, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। और यदि दोस्तों आप मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं लेना चाहते हैं, तो केवल कंटेंट ओनली प्रोग्राम भी है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर सही मायने में आप मुझे मौका देना चाहते हैं आपका सारथी बनने के लिए, आपका गाइड बनने के लिए, तो जुड़िए मेंटरशिप प्रोग्राम में और लेट्स स्कोर 130-140 plus marks in essay 2024. See you there. Thank you so much.